अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियोस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, जिसके बायस मैंने सोचा कि आज एक नई वीडियो शेयर की जाए जिसमें मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो में जो हम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शोल्डर पेन, कंधे का दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, पर आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर जिसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं या आम ज़बान में इसको कंधे का जाम होना भी कहते हैं, जो कि ख़वातीन में भी होता है और मर्दों में भी होता है। आगे मज़ीद जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें। जी, तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि जिस तरह हम कहते हैं कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उस तरह हर कंधे का दर्द फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता। सबसे पहली चीज़ जो ये डिफरेंशिएट करती है कि ये फ्रोज़न शोल्डर है या कोई और वजह है, तो वो कैप्सुलर पैटर्न है। कैप्सुलर पैटर्न का मतलब ये है कि कौन-कौन सी हरकत जब आप करें वो आपसे हो ना पाए, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रोज़न शोल्डर की तरफ इशारा दे रही है। सबसे ज़्यादा जो लिमिटेड होती है मूवमेंट वो होती है एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद एबडक्शन एंड देन इंटरनल रोटेशन। और अगर हम ये फ्रोज़न शोल्डर जो है उसको फिजियोथेरेपी से ठीक ना करवाएं या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो हमारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और बाकी तमाम मूवमेंट जो हैं वो भी लिमिटेड हो जाएंगी। देन सेकेंडली जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसका रूट कॉज जो डिफरेंशिएट करता है। टू मेन कॉजेज़ हैं फ्रोज़न शोल्डर के, नंबर 1 प्राइमरी एंड नंबर 2 सेकेंडरी। प्राइमरी कॉज जो कि बगैर किसी वजह के होता है वो अननोन है, आइडियोपैथिक है, मतलब कि अभी तक उसके बारे में मालूम नहीं हो पाया। जो सेकेंडरी कोर्स है जो किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है, बीमारी से मुराद कोई फ्रैक्चर हुआ था ऑपरेशन के बाद, जब पेशेंट बेहाल होता है तो उसका कंधा जाम हो गया है, ये एक वजह हो सकती है। या फिर आपने किसी भी दर्द की वजह से या किसी भी रीज़न से अपने कंधे का इस्तेमाल कम से कम किया, तो उसकी वजह से भी कंधा जाम हो सकता है। एक और चीज़ वो ये कि जो भी शुगर वाले पेशेंट हैं उनके अंदर फ्रोज़न शोल्डर होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन पुअर होती है। अब तीसरी चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है वो रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो हमारा ग्लेनर ह्यूमरल जॉइंट शोल्डर जॉइंट है उसके दरमियान में जो कैप्सूल है वहाँ पे एडहेजन्स बन गई हैं। एडहेजन्स बनने की वजह से क्या है कि मूवमेंट हमारी लिमिटेड हो गई है और हमारे बॉडी जो ये जॉइंट है वो मूव नहीं कर पा रहा। और साथ में वहाँ पे पेशेंट जो आते हैं उनको अगर आप देखें, पल्पेट करें, तो आपकी स्टिफनेस भी शो होगी, मतलब ये कि उनका जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हुआ होगा और कुछ पेन तो इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट हाथ लगाने भी नहीं देते। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। सबसे पहली स्टेज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रीजिंग स्टेज। ये शदीद पेनफुल फेज़ होती है कि इसमें सिर्फ दर्द ही दर्द होता है और ये एक्यूट फेज़ होती है। इट्स मीन कि अभी ये स्टार्ट है, अभी आपका कंधा जो है वो जाम होना शुरू हुआ है, काम ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। इसमें आपको पेन पहले आहिस्ता आहिस्ता मतलब बर्दाश्त वाली थी और फिर एकदम से बहुत सीवियर हो गई कि कोई पेन किलर भी अफेक्ट नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर आप गलती से भी अपनी अफेक्टेड साइड जहाँ पे आज जिस कंधे में आपको दर्द है उस साइड पे करवट लेके सो जाते हैं, तो आपकी इतनी शदीद दर्द होता है कि आपकी आंख खुल जाती है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद सेकंड फेज़ हमारे पास जो आती है वो है फ्रोज़न फेज़, जिसको हम एडहेसिव फेज़ भी कहते हैं और स्टिफनिंग फेज़ भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा कंधा मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो गया, जाम हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पेन तो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट है यानी कि हम बाजू की हरकत करना है वो मुतासर होता है बहुत ज़्यादा। और फिर पेशेंट जो है वो पेन को साइड पे करके अपनी मूवमेंट को देखता है कि पेन तो है, ठीक है, वो बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन मूवमेंट नहीं हो पाती और जिसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ डॉक्टर इंजेक्शन लगवाने का कहते हैं वो हम फर्स्ट फेज़ में, एक्यूट फेज़ में लगाने का कहते हैं मोस्टली, ताकि एक दफ़ा जो है पेशेंट का कंधा फ्रीजिंग स्टेज की तरफ हो जाए और फिर हम फिजियोथेरेपी शुरू करें। और ये वो फेज़ है जहाँ पे आपको फिजियोथेरेपी हर हाल में करवानी चाहिए। और पेशेंट कंप्लेन ये करते हैं कि उनका बाजू जो है वो पीछे नहीं जा पा रहा या ऊपर नहीं उठ पा रहा, यानी कि उनकी जो मूवमेंट है, हरकत है, वो काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। जिसमें अगर हम फीमेल्स को देखें तो उनकी कंप्लेन ये होती है कि अगर वो दुपट्टा भी ओढ़ना चाहें तो वो दुपट्टा नहीं ओढ़ पाती, अपने बाल ब्रश नहीं कर पाती। और मेल्स मोस्टली ये कंप्लेन करते हैं कि अगर वो वॉलेट उठा के अपने पॉकेट में भी डालें तो वो उनसे हो नहीं पाता और इस तरह की कोई भी चीज़ उनसे लिफ्ट नहीं हो पाती। अब ये फेज़ वो फेज़ होती है जहाँ पर आपको एक्सरसाइज करवानी चाहिए, यानी कि फिजियोथेरेपी करवाना चाहिए। और फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज का काम नहीं है, यहाँ पर हमारे मशीन्स भी लगाते हैं, मोडालिटी जैसे कहते हैं वो भी लगाई जाती हैं और मैनुअल थेरेपी भी दी जाती है। उसके बाद ही जाके आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो वापस आएंगी। आप अगर पेन किलर भी लेंगी तो वो पेन ठीक कर देगा, पर मूवमेंट्स वापस नहीं आएंगी। अब इसके बाद थर्ड फेज़ शुरू होता है, इसको कहते हैं हम थॉइंग फेज़, रेजोल्यूशन फेज़। के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं, जैसे कि वो ये गाइड किया जाता है पेशेंट को कि अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं भी लेते तो इस फेज़ में आकर आपकी रिकवरी
हो जाएगी, आपकी मूवमेंट वापस आ जाएंगी। बेशक ये रिकवरी फेज़ है, पर यहाँ पे मूवमेंट्स जो हैं वो कुछ वापस आती हैं और कुछ वहीं लिमिट रहती हैं, और ये बहुत टाइम टेकिंग है कि वो आपकी बीमारी को लंबा खींच जाता है और साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, और पेशेंट इतना पेन में होता है कि उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और फिर पेशेंट हमारे पास आते भी हैं, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है और फिर उनको डबल टाइम लगता है ठीक होने में। दैन पेशेंट ये डिमांड करते हैं कि वो फिजियोथेरेपी के लिए आएँ, एक सेशन लें और प्रॉपर ठीक हो जाएँ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारें अपनी। और हालांकि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनकी डिज़ीज़ कितनी पुरानी है, कितनी क्रॉनिक है, कि उनको साल माह तो कहीं भी नहीं गए उनकी डिज़ीज़ को, तो फिर वो एक सेशन में ठीक कैसे होंगी। और हर पेशेंट के माइंड में ये बात बैठ जानी चाहिए कि फिजियोथेरेपी जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उस पर ट्रस्ट करें, सब्र करें, और ये इसके रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। पेशेंट्स को डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि उनका पेन जल्द से जल्द रिलीफ हो और वो ट्रस्ट करके हमारे पास आएँ। आज की वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी, मैं हाज़िर होंगी। इनफैक्ट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया जाए। बाकी इस तरह ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको इस तरह का दर्द महसूस होता है, कंधे में दर्द या बाकी दीगर बीमारियाँ जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताई हैं, उनमें से कुछ बीमारियाँ अगर आप उसका शिकार हैं या आपके प्यारे कोई ऐसे हैं, तो आप उनको हमारी तरफ भेज सकते हैं, आप खुद भी आ सकते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो से या मेरे चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए मैं यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ, जिससे आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।